गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज राजस्थान हिस्ट्री में हमारे जो संस्कृत के इंस्क्रिप्शन हैं, मेवाड़ी महाराष्ट्रियन जो भी थे वो कंप्लीट हो गए लगभग। अभी इसके बाद में पर्शियन इंस्क्रिप्शंस की हम बात करेंगे कि कुछ शिलालेख जो हैं वो पर्शियन के अंदर, यानी मुगलों के टाइम के, जो उस टाइम में जब पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी रूलर्स की, उस समय लिखे गए हैं, वो हैं पर्शियन इंस्क्रिप्शंस। पर्शियन इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो मेन इंस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं। इनको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ये जो है मेन इंस्क्रिप्शन है जिनके अंदर से क्वेश्चंस आते रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है जामा मस्जिद भरतपुर का इंस्क्रिप्शन ऑफ जामा मस्जिद भरतपुर, इंस्क्रिप्शन ऑफ जामा मस्जिद भरतपुर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है रिलीजियस टॉलरेंस, यानी ये वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं इनको हमने इसलिए लिखा है कि ये वर्ड्स अगर सामने आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रिलीजियस टॉलरेंस जो वर्ड है ये आया है, इसका मतलब है जामा मस्जिद भरतपुर। ये रिलीजियस टॉलरेंस किसका? ये रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो रहेगा रूलर्स ऑफ दैट एरिया, यानी जो भरतपुर साइड के रूलर्स हैं उनके अंदर जो रिलीजियस टॉलरेंस था, जो एक हिंदी में कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता, वो धार्मिक जो सहिष्णुता थी कि सब धर्म का वो लोग रेस्पेक्ट करते थे, है ना। दे यूज टू रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। तो ये जो रिलीजियस टॉलरेंस का फंडा है किसका? भरतपुर के उस समय के रूलर्स का। ये हमें कहाँ से पता चलता है कि एक जामा मस्जिद आर्टिकल है भरतपुर के अंदर। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जामा मस्जिद आर्टिकल भरतपुर किस लैंग्वेज में लिखा है, तो पर्शियन। तो ध्यान रखना लगभग जितने भी दरगाह और मस्जिद वाले आर्टिकल्स है ना उनकी लैंग्वेज पर्शियन है, ठीक है ना। हाँ, तो मॉस्क ये आता है सैयद हुसैन दरगाह। सैयद हुसैन दरगाह कहां पर है? ये है जी तारागढ़। तारागढ़ है इसकी लोकेशन। वेयर इज सैयद हुसैन दरगाह? तारागढ़। एंड वेयर इज तारागढ़? सबने पढ़ रखा होगा, अजमेर। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर राव गुमानजी सिंधिया का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। राव गुमानजी सिंधिया, इन्होंने क्या किया था? राव गुमानजी सिंधिया ने इसी दरगाह के अंदर एक जो सेंट्रल हॉल है उसका निर्माण करवाया था। इसी दरगाह के अंदर है एक सेंट्रल हॉल, उसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? राव गुमानजी सिंधिया। इस चीज का डिस्क्रिप्शन कहां पर मिलता है? सैयद हुसैन दरगाह तारागढ़ अजमेर के अंदर, मॉस्क ऑफ दरगाह बाजार। यहां पर एक आर्टिकल है, इन सब के आगे आर्टिकल या इंस्क्रिप्शन लगा लेना। मॉस्क ऑफ दरगाह बाजार इंस्क्रिप्शन या आर्टिकल ऑफ मॉस्क ऑफ दरगाह बाजार। दरगाह बाजार कहां पर है? दरगाह अपने राजस्थान के अंदर फेमस दरगाह कहां पर है? अजमेर। तो ये भी है दरगाह बाजार जो है ये भी अजमेर में है। और ये वो दरगाह बाजार है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आसपास वाला जो बाजार है उसी को दरगाह बाजार कहा जाता है। वहां पर एक है मॉस्क, वहां मस्जिद है एक। उस मस्जिद के अंदर एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है जो ये कहता है इस मॉस्क का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? मॉस्क का कंस्ट्रक्शन तिलोकदी के द्वारा बताया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क बाय तिलोकदी इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन मॉस्क ऑफ दरगाह बाजार। एंड हु वाज तिलोकदी? हम कहेंगे ये जो नाम आया है तिलोकदी, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द नेम? क्यों याद करें हम तिलोकदी को? कौन थी तिलोकदी? तो इसके लिए कहा जाता है डॉटर ऑफ म्यूजिशियन तानसेन। कौन थी तिलोकदी? ये थी डॉटर ऑफ म्यूजिशियन तानसेन, जो एक फेमस म्यूजिशियन हुए हैं, है ना। आज भी तानसेन के नाम के ताने दिए जाते हैं कि कोई अगर ढंग से थोड़ा बहुत ज़्यादा हवाबाजी करता है उसको कहते हैं ज़्यादा तानसेन बनने की कोशिश मत कर, है ना। तो डॉटर ऑफ म्यूजिशियन कौन थी? तानसेन की डॉटर तिलोकदी। तिलोकदी ने क्या किया? कंस्ट्रक्टेड ए मॉस्क। इस मॉस्क का कंस्ट्रक्शन करवाया था जो दरगाह बाजार वाली है। ये उस मॉस्क के अंदर पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये मॉस्क जो है इसका निर्माण तिलोकदी के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में आता है धाई बी पीर दरगाह। कहां पर है धाई बी पीर दरगाह? जैसे यहां पे जो कीवर्ड लिखा गया है वो है खिजराबाद। अगर खिजराबाद आपके माइंड में है तो
और आपने राजस्थान हिस्ट्री का एक बेसिक स्टडी भी किया है, मतलब किसी भी बुक को एक बार अगर आपने टर्न किया है, पलटा है, तो इसके अंदर आप ये समझ जाओगे कि खिजराबाद शब्द आया है, इसका मतलब है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अंदर खिजराबाद वर्ड क्यों आया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ का नाम है वो खिजराबाद कहा है। तो धाई बी पीर दरगाह इंस्क्रिप्शन मेंशंस द नेम खिजराबाद फॉर चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये नाम किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। कब? जब वो रतन सिंह को हरा करके, उसकी जो विक्ट्री हुई थी रतन सिंह की, उसके बाद में वो चला गया था और उसका नाम उसने खिजराबाद रख दिया था। देन असुद्दीन, इसी के अंदर एक और आता है, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन और दी गई है धाई बी पीर दरगाह के अंदर। वो क्या है? असुद्दीन टू मेक सुल्तान सराय एट चित्तौड़गढ़। ये सुल्तान सराय है चित्तौड़गढ़ में, किसने बनाई? असुद्दीन ने। ये भी एक डिस्क्रिप्शन आपको धाई बी पीर दरगाह इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है। जहांगीर पैलेस आर्टिकल, जहांगीर पैलेस आर्टिकल है कहां पर? पुष्कर। तो जहांगीर पैलेस आर्टिकल पुष्कर के अंदर है। इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या मेंशन मिलता है? ध्यान रखना, जब जहांगीर का नाम आता है इंस्क्रिप्शन के अंदर, कहीं भी अगर जहांगीर का नाम आए इंस्क्रिप्शन के अंदर कि जहांगीर वाला इंस्क्रिप्शन बताइए, तो ध्यान रखना विक्ट्री ऑफ जहांगीर। विक्ट्री ऑफ जहांगीर। बोले हाँ जी, तो आप क्या बता रहे हो? विक्ट्री ऑफ जहांगीर। पता है जब जहांगीर का है तो जहांगीर की ही विक्ट्री बताएंगे। हाँ, लेकिन आपने को पर्टिकुलरली याद रखना है विक्ट्री ऑफ जहांगीर ओवर राणा अमर सिंह। थोड़ा कॉमन सेंस का भी रख लेना कि जब आप पढ़ते हो अकबर, ठीक है, तो अकबर का समकालीन यानी उसी पीरियड का कौन था? महाराणा प्रताप। जब अकबर के पुत्र की ये पूछा जा सकता है कि किसकी, जहांगीर की विक्ट्री किस पर दिखाई गई है, तो आपके माइंड में ये रहे कि जहांगीर जो है उसका समकालीन कौन होगा? महाराणा प्रताप का पुत्र होगा, दैट इज अमर सिंह। ठीक है, मकराना। मकराना वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि मकराना के अंदर जो है उसके अंदर देन कास्ट सिस्टम, यानी उस समय जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था इसके टाइम में, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसके बाद में आएगा बरबंद। बरबंद में क्या है? बरबंद के अंदर एक बाग एंड बावड़ी है, यानी गार्डन एंड स्टेपवेल। बाग एंड बावड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी हो सकता है गार्डन एंड स्टेपवेल। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस द गार्डन एंड स्टेपवेल कंस्ट्रक्टेड बाय मरियम उज़मानी। ठीक है, कहां पर है? बयाना। बयाना कहां पर है? सबको पता है, बयाना का युद्ध, बयाना, बैटल ऑफ बयाना पढ़ रखा है सबने। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, पता चल जाएगा आपको, है ना। और नाम से वैसे ये तो पता है ही बयाना है कहां। तो बरबंद, गार्डन एंड स्टेपवेल मेड बाय मरियम उज़मानी। मरियम उज़मानी, ठीक है जी, बहुत उज़मानी है इधर वर्ल्ड में, क्यों याद रखें इसको? होगी कोई, बट वी हैव टू स्टडी। ये मरियम उज़मानी जो है ये थी वाइफ ऑफ अकबर। कौन थी? वाइफ ऑफ अकबर। और वाइफ ऑफ अकबर भी कौन सी? फर्स्ट राजपूत वाइफ। अकबर की जो फर्स्ट राजपूत वाइफ है वो ये मरियम उज़मानी ही थी। ठीक है ना, फर्स्ट राजपूत वाइफ ऑफ अकबर कौन थी? मरियम उज़मानी। और इसने कंस्ट्रक्शन करवाया था एक गार्डन एंड स्टेपवेल का, कहां पर? बरबंद बयाना के अंदर। ठीक है, और इसका जो नाम है मरियम उज़मानी का, जो ओरिजिनल नेम भी आपको बता देता हूं, इसका नेम था हरखाबाई डॉटर ऑफ भारमल। याद रह जाएगा, हरखाबाई डॉटर ऑफ भारमल, मैरिड टू अकबर इन 1562। अकबर के साथ मैरिज कब हुई थी इसकी? 1562 के अंदर। ये जब आगे पढ़ेंगे ये अपने
राजपूत मुगल रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार कंफर्म कर दिया मैंने आपको, ये मरियम उज़मानी थी कौन, ये इसका नाम हरखाबाई था, डॉटर ऑफ बारमल थी और वाइफ ऑफ अकबर रही, फर्स्ट राजपूत वाइफ थी। 1562 के अंदर अकबर के साथ में इसकी मैरिज हुई थी और ये मैरिज बारमल की तरफ से प्रपोजल दिया गया था मैरिज का, है ना। और ये जो बारमल की ओरिजिनल डॉटर नहीं थी, ये जो बारमल की जो एक दासी थी, मेड थी, उसकी पुत्री थी बारमल के द्वारा, जो हुआ करती है। हिस्ट्री में बहुत सारी है, आजकल तो ये मामला सीरियस हो जाता है इस तरह से पुत्री हो तो, पर उस समय अनेकों हुआ करती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जो है पर्शियन इंस्क्रिप्शंस, इंपॉर्टेंट पर्शियन इंस्क्रिप्शंस यही हैं, जिसके अंदर मकराना वाला कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 1 2 3 4 5 6 इंस्क्रिप्शन है, कोई ज़्यादा है नहीं, इनको आराम से पढ़ सकते हो। और वैसे इंस्क्रिप्शन जो है ना, घटियाला, बिजोलिया, घोसुंडी, इनके अंदर से ही ज़्यादा आते आए हैं, है ना। इनके अंदर से बहुत ही कम कभी कभार कोई आता है, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो तिलोकदी वाला रहा है, तिलोकदी, है ना। और ये कि ये गुमांजी सिंधिया, इनके अंदर थोड़े जो जिसमें नाम होते हैं ना, जैसे खिजराबाद, तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट अगर जुड़ा हुआ होता है तो वो इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट मेंशन ना होके और कोई अटरम पटरम मेंशन है, तो वो इतना ज़्यादा है नहीं। जैसे कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनके अंदर जाति व्यवस्था है ना। तो इस तरह की रिस्क एग्जाम लेने वाला भी लेता नहीं है, क्योंकि कहीं ऑप्शन के अंदर ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन के 2 सेम हो जाए। तो वो पर्टिकुलरली एक हिस्टोरिकल फैक्ट को प्रेफर करता है कि इस हिस्टोरिकल फैक्ट के संबंध में आप बताइए। जैसे खिजराबाद है, खिजराबाद के रिलेशन में बताइए, तो इसी में है ये खिजराबाद, और कोई इंस्क्रिप्शन में खिजराबाद नहीं है। इसके बाद में जैसे ये बरबंद वाला है, तो इसमें ये बताया है कि गार्डन एंड स्टेपवेल किसके द्वारा बनाया गया, मरियम उज़मानी। तो यही है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मरियम उज़मानी का बनाया हुआ बरबंद के अंदर है। तो इस तरह से जो रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पर्शियन इंस्क्रिप्शंस हो गए अपने इसके साथ ही कंप्लीट, और पर्शियन इंस्क्रिप्शन जब कंप्लीट हो गए तो ये मान के चलो कि इंस्क्रिप्शन अपने सारे हो गए कंप्लीट, है ना। इंस्क्रिप्शन हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद में आगे और क्या बचेगा, तो देखो हिस्टोरिकल सोर्सेस जो अपने पढ़े थे ना, आर्चिवल मटेरियल वगैरह, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि हम कह दें कि यार ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो इसको मत पढ़ाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे टुच्ची सी जगह से निकल के आ जाते हैं, समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है ना। तो एनसीईआरटी अपनी जो है नॉर्मल जो बुक्स चल रही है उसके अंदर से भी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। और जैसे राजस्थान अध्ययन है, स्टडी ऑफ राजस्थान, उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, और राजस्थान स्टडीज के अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, और बल्ले नहीं पड़ता क्वेश्चन आया आ कहाँ से गया। अभी इसके बाद में जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन अपना हो गया कंप्लीट, और पर्शियन इंस्क्रिप्शन के साथ इंस्क्रिप्शन अपने सारे कंप्लीट हो गए, है ना। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको पहले भी खूब सारे करवाए थे, और अगर कोई एक आधा छूट रहा है, मिसिंग है, आपने कहीं देखा है कि उसके बारे में हम लोगों को बताया नहीं, हमने वहाँ पर देखा था एक ऐसा इंस्क्रिप्शन भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो आर्चिवल मटेरियल्स में हमने एक और बात की थी, कॉइन्स। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे कॉइन्स के बारे में करेंगे, ठीक है। तो जो कॉइन्स हैं इनकी हिस्ट्री क्या रही, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि हाँ जी भाई जो कॉइन्स हैं इनसे हमें क्या पता चलता है। तो जब कॉइन्स की हिस्ट्री, जिस तरह से इंस्क्रिप्शन के अंदर हमने पढ़ा एक महान आत्मा को, है ना, क्या नाम था, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, इसी तरह कॉइन्स के मामले में भी विशेषज्ञ होते हैं कि कॉइन्स के ऊपर बेस्ड हिस्ट्री इसने ढूंढी। लोगों के शौक होते हैं, अपने अपनी हॉबीज होती है ना। कोई इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ढूंढता है, कोई कॉइन्स के थ्रू ढूंढता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप खोज करते हो ना,
कोई फेसबुक पे खोजता है, कोई व्हाट्सएप पे खोजता है ना, कोई अड़ोसियों पड़ोसियों से पता करता है भाई कोई नंबरियों को बांट दो। तो वो उसी चक्कर में ये जो कॉइन्स है ना, ये लिखने वाले जो हिस्टोरियन है वो अलग हैं, है ना। और इनके जो ब्रांच होती है ना, जैसे हमने उसमें एपिग्राफी पढ़ा था, वैसे कॉइन्स वाली ब्रांच को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। कॉइन्स वाली ब्रांच को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। इसके बाद में कहेंगे जी कॉइन में ऐसा क्या है, फिर कॉइन तो सारे एक से ही होते हैं, हमने भी बहुत देखे हैं, है ना, 1 रुपये का 2 रुपये का सब एक जैसे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। उस समय जो किंग्स थे ना, उनके अलग अलग कॉइन्स हुआ करते थे। जैसे शुरू में जो कॉइन आए ना, उनका जो नाम रखा गया था आहत कॉइन्स, आहत कॉइन्स जिनको कहा जाता था। ये जो आहत कॉइन्स होते थे ना, इनके ऊपर रिटन कुछ भी नहीं था, इनके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, लिखित कुछ नहीं होता था, इनके ऊपर सिर्फ इमेजेस होती थी, इमेजेस, है ना। और ये इमेजेस गॉड की भी हो सकती थी, गॉडेस की भी हो सकती थी, ट्री की भी थी, कईयों पे एनिमल्स की थी। इस तरीके से अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अलग अलग आहत कॉइन्स जो हैं आए थे। इसके बाद में जो ग्रीक आए, तो ये जो इनके जो कॉइन्स थे ना, वो रिटन थे, इनके जो कॉइन्स थे वो रिटन थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इनकी खुद की जो स्क्रिप्ट थी उसके अंदर लिखा हुआ था, है ना। जैसे हमने अभी स्क्रिप्ट के बारे में जब पढ़ा था तो हम पढ़ रहे थे ना, मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हुआ करती थी, और वो सारी स्क्रिप्ट्स जो है इन कॉइन्स के ऊपर भी थी। तो ये पता चलता था यार ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है उस टाइम की। उन्होंने क्या कंपैरिजन किया कि ले लो जी, ये आपके पास में एक स्क्रिप्ट है और एक कॉइन है, तो उन्होंने कंपैरिजन किया कि ऐसे ही निशान इस कॉइन पे है और ऐसे ही निशान इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो उन्होंने आइडिया लगा लिया कि यार ये जो है ना, ये अपने जो है एक ही टाइम के रहे हुए हैं, ये समकालीन है दोनों के दोनों, है ना। तो ऐसे में उन्होंने फिर उससे रिजल्ट निकाल लिया कि ये इंस्क्रिप्शन जो है इसमें ऐसा ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है, तो ये इस राजा के टाइम का रहा होगा, समझा। तो इसी तरीके से ये सिक्का भी जो है इस इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, एक जैसी दोनों के ऊपर राइटिंग है, तो ये भी उसी किंग से रिलेटेड रहा होगा। इस तरह से वो आइडिया करते थे और हिस्ट्री को उन्होंने कॉइन्स के दम पे आगे बढ़ाया। लेकिन कौन थे ये महानुभाव जिन्होंने कॉइन्स के दम पे हिस्ट्री को आगे लेकर के गए? कॉइन्स से इन्होंने एनालाइज कर लिया कि यार कौन सा जो एरिया है उसके अंदर कौन से किंग का रूल रहा होगा। इन सब बातों को जानने के लिए आपको कॉइन्स की डिटेल में जाना पड़ेगा कि कौन सा किंग का कौन सा कॉइन था। हालांकि थोड़ा बहुत हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो सबसे पहले कॉइन कहाँ पे मिले, वो कॉइन कैसे थे, है ना, इसका जो कच्चा चिट्ठा है अपने सारा पढ़ेंगे कॉइन का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ कॉइन्स तो पढ़ ही लेंगे कि कॉइन सबसे पहले कहाँ आए थे, है ना। तो उसके बाद में ये जो अपना एक मोहम्मद बिन तुगलक था, इंडिया हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको, राजस्थान हिस्ट्री में उसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ये इन सिक्कों के चक्कर में है ना उसको पागल सुल्तान बोला जाने लग गया, उसको क्रेजी बोलते थे, क्रेजी एम्परर, पागल सुल्तान। क्यों? क्योंकि वो नए नए मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता था, इनोवेशन करता था, कभी सिक्के बना दिए, कभी कुछ बना दिया, और उसने ऐसे 2-4 बार काम किए ना, तो उस समय के जो ग्रंथ है ना उनमें ये लिखा हुआ है कि उसके टाइम पे सभी हिंदुओं के घर टकसाल बन गए थे। ये उसके समय के जो लिखने वाले थे ना हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा है अपनी जो उनकी जो एंशिएंट बुक्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा है कि ऐसा होता था कि जो कॉइन्स की जो फोर्जरी थी ना वो सब हिंदुओं के घरों में बन गई थी। यानी वो क्या करता था, बिना मार्क के और रातों रात सिक्के निकाल देता था, ये ले लो सिक्के, ये लगाओ। उस समय क्या हुआ, जनरली गोल्ड और सिल्वर के सिक्के जो थे उसको ये लगा कि यार ये जो है ना एक इम्पोर्टेंट मेटल है और इस इम्पोर्टेंट मेटल को अपन वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक है। तो थिंकिंग तो बंदे की पॉजिटिव थी कि हम जो है एक इम्पोर्टेंट मेटल को वेस्टेज में यूज कर रहे हैं, इसके कॉइन बना के हमने मार्केट में चला रखे हैं। उसने कहा यार ऐसा नहीं करते, अपन क्या करते हैं, कॉपर के शुरू कर देते हैं, कॉपर वाले ठीक रहेंगे।
तो उसने कॉपर के बनाने शुरू कर दिए। फिर उसको लगा कॉपर वाले बनाने में भी थोड़ी लागत ज़्यादा आ रही है, उसने कहा यार ये भी है ना, अपने नहीं बनाते, अपने ऐसे करते हैं लेदर के शुरू करते हैं। तो एक तो लाइट हो जाएंगे, है ना, कि बंदा जेब में भी लेके घूम सके। उसकी थिंकिंग थी कि एक तो लाइट हो जाएंगे, आदमी जेब में भी डाल के घूम सके। ओ ये जो कॉपर वाले है ना, इनकी थैली थुली पोटली बांध के घूमनी पड़ती है, और पोटली भी इसी के जे रिसा मार डूकेंगे मेल दे तो आदमी पार बोला है। तो इस चक्कर में वो क्या है कि उसने लेदर कॉइन जारी कर दिए। फिर लेदर कॉइन जारी किए ना, तो लोग के घरों में वैसे लेदर में क्या है, लेदर तो कहीं भी मिल जाए, मरेडो खोल लिया, रातों रात सिक्का की ट्राली भर दी। इस तरह से लोगों ने इतने कॉइन बनाने शुरू कर दिए, उसको लगा यार मार्केट में तो कॉइन ही कॉइन हो गए, इतना कैश आस कहां से रहा है, हर कोई रईसी करने लग गया। तो ये बात उसके समझ में आई कि ये कॉइन खराब कर रहे हैं। तो उसने कहा भाई अपने जारी किए हुए हैं, जैसे अपने जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय क्या हुआ था, यही तो कहा था कि यस बैंक्स में जाइए और ओल्ड नोट्स जमा करवा के न्यू नोट्स ले लीजिए, यही तो था रूल। आजकल तो डिजिटल का और 70 पंगे होते हैं, नोट के अंदर नंबर आ गए और स्कैन पता नहीं क्या क्या होने लग गया खपखाना। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उसने बापड़े ने ये कह दिया कि भाई जो लेदर कॉइन्स है ना, हमने जारी किए कोई बात नहीं, लेकिन हमसे एक भूल हुई है कि हमने लेदर कॉइन्स जारी कर दिए, तो आप ऐसे कीजिए इन लेदर कॉइन्स को वापस डिपॉजिट करवाइए और ये सिल्वर वाले लेके जाइए। अब सिल्वर के निकालेंगे, क्योंकि कॉपर में और इसमें लेदर में तो आप लोग घपलेबाजी कर रहे हो। तो जब उसने सिल्वर के बांटे ना, तो जो फिर ओरिजिनल और डुप्लीकेट का तो उससे कोई डिफरेंस था नहीं, बिल्कुल लोग कलाकार पड़े विषय का विषय बना दिया। तो वो उनको लेने के लिए जब उसने ये ऐलान किया कि जमा करवाओ और न्यू कॉइन लेके जाओ, तो सारे के सारे जो लोग थे वो उसका खजाना खाली कर दिया, सारा चांदी निकाल के ले गए, जितने कॉइन उसने बनवाए थे ना सब डोलिए। फिर भी हालात सुधारने के लिए उसने बहुत सारे काम किए थे, है ना, तो जान माल का नुकसान हो गया। और लेकिन उसके जो इनोवेशन थे ना, आज के हिसाब से अगर हम पढ़ें, मैं उस बंदे की थिंकिंग पॉजिटिव मानता हूँ। बाकी तो अपना अपना व्यू है, कई कहते हैं यार मूर्ख था, वहाँ से वहाँ ले गया, फिर वहाँ से वापस उठा के वहाँ लाया लोगों को, उसने इतने टैक्स बढ़ा दिए थे, ये किया था वो किया था। लेकिन ऐसा है कि उसने जो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के बाद जो उनकी जो प्रोडक्शन ग्रोथ थी ना, उसके हिसाब से उसने टैक्स ग्रोथ किया। उसने कहा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अब ऐसा हो गया है, तो इसके हिसाब से इतनी अपने टैक्स रेट बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से टैक्स रेट बढ़ाया था। लेकिन जब बंदे का लक साथ नहीं दिया, वहां पे क्या हुआ, फेमाइन, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो जो लोग थे वो क्या, खेती खूती छोड़ के वहां से भग लिए। फिर उसने कैपिटल चेंज की कि यार यहाँ नहीं रहेंगे और कहीं लेके चलते हैं, है ना। तो वो दिल्ली से हटा के और कैपिटल को ले गया। लेकिन कैपिटल को लेके गया, उसमें भी क्या है, वहाँ पे जाके उसका सिस्टम बैठा नहीं, तो फिर वो वापस लेके आया। तो कि आने जाने के अंदर भी उसके जो काफ़ी जान माल का नुकसान हो गया था, कुछ लोग रास्ते में मर आ गए और इस तरीके से, इसलिए उसको क्रेजी एम्परर, पागल सुल्तान कहा जाता है। खैर वो अलग बात है, अलग अपन जब कभी इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ने का मौका मिला तो उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा बंदा था, इनोवेटिव आदमी था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक साथ नहीं दिया, उसकी वजह से जो भी है वो उसको ये जो पॉपुलैरिटी है वो इस तरह से नेगेटिव रूप में मिली। लेकिन अब जो कॉइन्स को जब पढ़ेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स को पढ़ेंगे, तो अपन ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से हिस्टोरियन हैं जो न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड है। आहत कॉइन्स, है ना, ग्रीक रिटन, इसके ऊपर जो रिटर्न था, और आहत पे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, आपको सिर्फ इमेजेस मिलती है, अलग अलग शेप मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अगली क्लास है उसके अंदर अपने कॉइन्स के ओरिजिन से लेकर के कि कहाँ पर अपने सबसे पहले कॉइन मिला, उसके बाद में कॉइन का क्या हिस्ट्री रहा, किस तरह से चेंजेस होते गए, और इसके बाद में ये एलची, रामशाही, अक्खेशाही, गजशाही, पता नहीं कौन कौन से, एक अपने मारवाड़ में ऐसा भी हुआ करता था डब्बूशाही। तो ये जो शाही है ना सारे के सारे, इन शाहियों में ही हम पढ़ते जाएंगे इसको, गजशाही, अक्खेशाही, पता नहीं एलची वेलची, बहुत कुछ अलग अलग टाइप के थे, है ना। कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो है इनकी जो फोर्जिंग इंडस्ट्री खोली थी, टकसाल इनके कहाँ पे, जहाँ सिक्कों की ढलाईशाला खोल दी थी। तो उन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।